खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। लोकतंत्र में चुनाव कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। लोकसभा के बाद विधानसभा, निकाय के बाद पंचायत और फिर राज्यसभा चुनाव आते हैं। चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव नतीजे और सबक देकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ चुनाव मिसाल बन जाते हैं। ऐसा ही चुनाव साबित हुआ है सूबे का राज्यसभा चुनाव। इस चुनाव में क्या कुछ नहीं हुआ, कौन सा सियासी संस्कार है जो इस चुनाव में नहीं निभाया गया हो। साजिश से लेकर सियासत और मान मनोबल से लेकर प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी वाली हकीकत, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई और हार गई सियासी साजिश। संख्या बल के आधार पर 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस का दावा था, लेकिन बीजेपी ने दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर चाय के प्याले में तूफान लाने की कोशिश की, या फिर कहे सूबे में संभावना टटोलने के लिए सियासी सिक्का हवा में उछाला। लेकिन बीजेपी का दाव भी उल्टा पड़ा और ये सिक्का भी सियासत के जादूगर के हक में गिरा। बीजेपी कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग की फिराक में थी। खुद के कुनबे का एक वोट खारिज हो गया। कमल को मात देकर हाथ ने अपने दोनों उम्मीदवारों को उच्च सदन में भेज दिया है। वहीं बीजेपी के खाते से राजेंद्र गहलोत राज्यसभा में सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब विधानसभा के समीकरण बिल्कुल साफ थे तो सूबे में सियासत गरमाने की जरूरत ही क्या थी? दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करने की जरूरत ही क्या थी? क्यों प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदियां की गई? क्यों महज संभावनाओं के लिए संख्या बल को दरकिनार कर दिया गया? इन सवालों का जवाब सियासत दे या ना दे, लेकिन चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि प्रदेश की सियासत में अशोक गहलोत का कोई सानी नहीं है। तमाम दावों के बीच कांग्रेस दोनों सीटें जीतने में कामयाब रही, तो क्या मान लिया जाए कि एक बार फिर चल गया है सियासी जादूगर का जादू और गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के सामने चित हो गया विपक्ष? ये बहुत बड़ी सियासत में विजय है और ये जो बीजेपी वाले षड्यंत्र कर रहे थे उनका पर्दाफाश हो गया है। बहुमत किसी के साथ हो तभी सरकार कैसे बनाए, ये जो चालें चल रहे हैं ना, पूरा मुल्क देख रहा है। आने वाले वक्त में इनको बख्शेगा नहीं मुल्क। अंत में वही हुआ जो मैं शुरू से कहता आया था। राजस्थान में हमारे दोनों कैंडिडेट पूरे बहुमत के साथ जीत कर गए हैं। बाड़ेबंदी कहने से पहले ये है कि दुर्घटना से सावधानी भली। राजस्थान में प्रजातंत्र जीता और षड्यंत्र हारा। I will be a voice of Rajasthan in the राज्यसभा। सरकार को पूरी तरीके से हम समर्थन किस तरह से दे सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता सदन में रहेगी। जीत के समीकरण, सियासी साजिशें गई हार। सियासी जादूगर से कमल पा नहीं पाया पार। उच्च सदन की सीढ़ी चढ़ नहीं पाए ओंकार और इस तरह राज्यसभा पहुंच गए कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार। तो क्या मान लिया जाए यह गहलोत का मास्टर स्ट्रोक? बिग फाइट में बहस आज इसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी, पीसीसी उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत टीकाराम जूली जी आपसे ही करते हैं। सबसे पहले तो बधाई, जिस तरह से कोशिश की गई और दोनों सीटें आप लोग जीत चुके हैं। क्या मानेंगे कि इतने दिनों तक जिसे लेकर बीजेपी सवाल उठाती रही है, उसी का फायदा मिला कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट थे और बीजेपी की साजिश, जिसे आप लोग कह रहे हैं कि कोशिश की गई खरीदने की विधायकों की, वो नाकाम रही और ये परिणाम आपके हक में? जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जी। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी की जो साजिशें थी वो बेनकाब हुई हैं। आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जब इनके पास बहुमत ही नहीं था, 75 इनके पास मत थे, उसके बावजूद भी इन्होंने दूसरा फार्म भरवाया, तो उसका मतलब क्या है, मकसद क्या था इन लोगों का? ये तो है नहीं कि कोई रबड़ है इसको बढ़ा लेंगे। आप वोट आप बढ़ा नहीं सकते थे बगैर सेंध लगाए। आप आज के समय में जब प्रजातंत्र, लोकतंत्र हम मजबूत करना चाहते हैं, ऐसे समय में इन लोगों ने ये धारणा बना रखी है, लगातार आप लोग देखते आ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड रहा हो, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, गोवा, कितने ऐसे उदाहरण हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबे दिखाए हैं। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से इन लोगों ने किया। जनता जब वोट देती है ये सोच के नहीं देती है कि हम कोई सरकार बनाने के लिए वोट दे रहे हैं, उसके बाद ये विधायकों से
इस्तीफा दिलवा के जिस प्रकार का षड्यंत्र रचते हैं वो गलत है। और ऐसा ही अब इन्होंने करने की कोशिश की। इनके पास वोट नहीं थे, इनके पास दूसरे उम्मीदवार के लिए आधे वोट भी नहीं थे, उसके बावजूद इन्होंने फार्म भरवाया और हर प्रकार की कोशिशें की, सारे इन्होंने हथकंडे अपनाने के प्रयास किए और ये उसमें नाकामयाब हुए। दूसरी बात, ये जब ये बात उठाते हैं कि इन्होंने बाड़ेबंदी कर रखी है, तो आखिर में ये क्यों बाड़ेबंदी करने के लिए गए? ये लोग भी तो उसके अंदर गए। तो ये मैं कहना चाहूंगा, हम लोगों ने सावधानी रखी। आदरणीय गहलोत साहब, आदरणीय पायलट साहब के नेतृत्व में सब लोगों ने एकजुट होके अपने मत का प्रयोग किया और किसी भी प्रकार की जो संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी तलाश रही थी उनमें वो नाकाम हुई। चलिए टीकाराम जी, यानी कि इसीलिए वो नाकाम रहे जो साजिशों की बात आप लोग कह रहे थे। हालांकि एसओजी को भी जांच सौंपी गई है, ये खरीद फरोख्त को लेकर जो आरोप भी लगाए गए। लेकिन सुमित गोदारा जी, सेंधमारी कांग्रेस के वोट में करने की बात हो रही थी और बार बार आरोप यही कि साजिश रची जा रही है। इस उम्मीद से दूसरा कैंडिडेट उतारा गया कि इनके अंदर असंतोष है और विधायक कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हैं और ये साथ आ सकते हैं, लेकिन अपना ही एक वोट रिजेक्ट हो गया। ये कैसे हो गया? श्वेता जी, प्रशिक्षण नहीं था सही, क्योंकि 2-3 दिन तो आप लोग भी प्रशिक्षण दिया है, मॉक पोलिंग यहाँ पर की गई, फिर ये गलती कैसे? श्वेता जी, मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र में उम्मीदवार खड़ा होना और चुनाव लड़ना ये हर पार्टी करती है। और यदि इस तरह मंत्री टीकाराम जी कह रहे हैं तो इस तरह तो इनको कांग्रेस को खड़ा ही नहीं होना चाहिए लोकसभा में। 2 लोकसभा चुनाव में शून्य राजस्थान में रहे हैं तो इस हिसाब से इनको उम्मीदवार ही नहीं उतारना चाहिए। पर ये लोकतंत्र है और संख्या बल हो या नहीं हो, पर भारतीय जनता पार्टी ने जब भी राज्यसभा में उम्मीदवार उतारे तो साधारण कार्यकर्ता को अवसर दिया। उसका मैं राज्यसभा का ये श्वेता जी कह रहा हूं, उसका असर ये रहा कि कांग्रेस को भी कार्यकर्ताओं को टिकट देनी पड़ी। नहीं तो कांग्रेस हमेशा धन बन वाले व्यापारियों को लेकर आती थी। और आप देखो, आज से 2016 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास भी संख्या बल नहीं था, तभी तो उन्होंने निर्दलीय को समर्थन करके उम्मीदवार उतारा था। तो ये लोकतंत्र है, उम्मीदवार हारना जीतना अपने आप रहता है। हमारे पास संख्या बल नहीं था, हम पहले से ये कर रहे थे कि हमारे पास 72+ था। हार जीत विषय नहीं है लोकतंत्र में, विषय है कि लोकतंत्र स्वच्छ रहे। पर इस राज्यसभा चुनाव से यह आया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की पोल जनता के सामने आ गई। कैसे वो अपने आप को असहाय पाए गए, कैसे उनके मंत्री खाद्य मंत्री रमेश मीणा जी ने आए, कैसे उनके मंत्री कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र जी ने आना नहीं, पूरे राजस्थान ने देखा। और पूरा राजस्थान ये देख रहा है कि किस तरह उनके मंत्री और विधायक उनसे नाराज है, वरिष्ठ विधायक उनसे नाराज हैं। युवा जो जीत कर, मैं श्वेता जी एक बात रखूंगा, युवा विधायक जीत कर आए, उनको उम्मीद थी कि विकास होगा। आज उनके पायलट साहब सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री है, सड़क एक भी सड़क राजस्थान में नहीं बनी। आप आरोप भी लगा रहे हैं, आप आरोप भी लगा रहे हैं कामों को लेकर भी, और इसके अलावा जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो स्टेप उठाने पड़े। अर्चना जी हमारे साथ है। अर्चना जी, आपने सुना सुमित गोदारा जी ने क्या कहा, इसी का जवाब आप दे दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कामों को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, नाराजगी थी, रमेश मीणा का उदाहरण दे रहे हैं। हालांकि सब एकजुट रहे, पूरे वोट भी पड़े, जीत भी हो गई है दोनों सीटों पर आप लोगों की। अर्चना जी। देखिए श्वेता जी, मैं तो विस्मित हूँ कि नतीजा आने के बाद तो कम से कम इनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इनकी कलई खुली, पहले भी कई बार खुली है, इस बार तो बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो गया। केंद्रीय भाजपा की जो स्थिति है वो हमारे मंत्री महोदय उन्होंने स्पष्ट की, उसे दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन राज्य में भी इनका जो चेहरा वो बेनकाब हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जब आई तो उन्होंने खुद ने इनसे प्रश्न कर लिया कि जब नंबर्स नहीं थे तो दूसरा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। मैं तो ये कहती हूँ कि लखावत जी जैसे संजीदा राजनेता की इन्होंने एक तरह से हेटी करवाई है और बिना नंबर्स के खड़ा कर दिया। और अब जब 20 वोट मिले तो स्पष्ट हो गया कि दुगने से ज्यादा वोटों की दरकार थी। अब इनको ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में एक तरफ तो कह रहे हैं हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो ये समझिए कि लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में अंतर है। एक सीधा चुनाव होता है और एक होता है विधायकों के माध्यम से, यानी संख्या बल के आधार पर। आपके पास यदि आप निर्दलीय के रूप में खड़े हो तब तो अंतरात्मा की आवाज समझ में भी आती है, लेकिन आप पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़े हो, आपके पास नंबर्स नहीं है, निर्दलियों की संख्या भी मिला लो तब भी आपके नंबर्स नहीं बनते, फिर किस आधार पर आप खड़े हो? यानी आपकी नीयत में जो खोट नजर आ रहा है सब जगह, उसको परिलक्षित आप राजस्थान में भी करना चाहते थे। अब जो अनर्गल प्रलाप करें विकास नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इनको इस समय तो कम से कम इस चीज का एहसास होना चाहिए
कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कोरोना काल के दौरान बिना भेदभाव के हर विधानसभा क्षेत्र में जो सहयोग किया जाना चाहिए वो किया। ये सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक भी नेता ने कोविड फंड में राजस्थान के मुख्यमंत्री को कोई ऐसा सहयोग नहीं दिया है, सबने जाके पीएम केयर्स में दिया। उसके बावजूद राजस्थान में एक हर विधायक ने एमएलए लेड से दिए हैं। आपको अर्चना जी मालूम नहीं है कि हर विधायक ने 40-40 हजार रुपए दिए। आप गलत बात रख रहे हो। अरे साहब एमएलए रेट से तो दिए, लेकिन आपने पीएम केयर्स आप में बिना दे दिया। ज्ञान से बात रख रही हो। हर विधायक ने सबसे मेरे यहाँ के पहले विधायक ने तो 40,000 1 रुपए रुपया नहीं विधायक दिया। को पैसे मेरे दिए। को तो आपसे ज्यादा नॉलेज है। अरे साहब आपको नॉलेज ज्यादा है, मैं नॉलेज के आगे बात नहीं कर रहा। क्षेत्र यहाँ के विधायक ने एक पैसा नहीं दिया। आप और अर्चना काम जी, कहाँ नहीं हो रहे अर्चना जी, केंद्र से। अर्चना जी, यू में बी द मोस्ट अरे आप नॉलेजेबल knowledge की पर्सन बात ऑन द नहीं कर वर्ल्ड, रहे, आप बट आई अपने एम टेलिंग यू विचलन कि को 40,000 प्रदर्शित रुपए कर हर रहे हो। विधायक चलिए ने ठीक है, दिए। ये आप कोविड को गलत लेकर आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको अर्चना जी, बात- आप अर्चना knowledge जी का एक गलत मिनट, misuse कर सुमित रहे हैं। कोतारा जी एक मिनट, टीकाराम जूली जी का अरे रुख साहब करते आप दे हैं। नहीं रहे थे। टीकाराम जी, आपने कोई नहीं दिए पैसे। ठीक है अर्चना जी, इस पर बात हम करेंगे हम, क्योंकि राज्यसभा पर बात कर रहे हैं, परिणामों पर बात कर रहे हैं। सुमित कोतारा जी, सुमित कोतारा जी, ठीक है सर, इस पर भी बाद में बात कर लेंगे। टीकाराम जूली जी, आप लूट के ले गए। टीकाराम जूली जी, आरोप आप लोगों ने शुरुआती तौर से लगाया जब मुख्यमंत्री ने ये बात कह दी कि खरीद फरोख्त की कोशिश है, कांटेक्ट किया गया है यहाँ पर विधायकों से, और इधर दूसरी तरफ आरएलपी के विधायकों से कांग्रेस ने कांटेक्ट किया, ये भी बातें सामने आ रही थी। लेकिन एक बात जरा बताइए, आश्वस्त पूरी तरह से थे कि आप लोग 125 का दावा कर रहे थे, सबके सब विधायक पहुंचेंगे, और 123 जिन्होंने वोट किया वही आंकड़े एग्जैक्ट थे, यानी कहीं से भी कोई चूक आपको नहीं थी। लेकिन फिर भी विपक्ष ये कह रहा था कि डर है सरकार को, इनके कहीं विधायक टूट ना जाए, कहीं वोट कास्ट ना कर दिया जाए, और इसलिए ये बाड़ेबंदी की गई है। क्या वाकई में कोई डर था? देखिए आप लोग ये सारा इनका जो भी है, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है पूरा देश देख रहा है। आपने देखा है लगातार, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, किस प्रकार से बनी हुई सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं। गोवा है, मणिपुर है, सब जगह का उदाहरण है। इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सुमित जी से कि ये जो बात रख रहे हैं जी, आप ये बता दीजिए कि आपको 102 मत चाहिए थे दूसरा कैंडिडेट जिताने के लिए, आप सारे सब लोगों को मिला ले तब भी आपके 102 नहीं हो रहे, तो आपने फॉर्म कैसे भरवाया? क्या बात है, ये कोई बात आपकी मंशा क्या थी? मैं कह रहा हूं आप 2 बार देश में 2 बार कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं बन पाई, तो क्या आपने चुनाव लड़ना छोड़ दिया? क्या बात रख रहे हो, आप मंत्री हो, ये बात रख रहे हो? चुनाव हार जीत का नहीं होता, चुनाव संख्या बल का नहीं। और रही बात ये, और रही बात आप ये कह रहे हो, उस चीज को आप चैलेंज कैसे कर रहे हो? आप चैलेंज कैसे कर रहे हो? आप लोकसभा और राज्यसभा को बरोबर नहीं कर सकते। आप संख्या बल की बात कर रहे हो। आप इसके गिने हुए वोट हैं। बीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया, आपके मंसूबे नजर आ रहे हैं कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करना चाहते हैं, और आप पैसे के दम पे आप धमकी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है सुमित जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि राइट है, ये आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र है, राइट है, और हम अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। लेकिन सुनिए, लेकिन एक बात है सुमित जी, ये बातें इसलिए हो रही क्योंकि देखिए ये राज्यसभा चुनाव है, जनता तो इसे चुनती नहीं, विधायक ही चुनते हैं। पूरा इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के आधार पर पहले से तय है कि, और राजस्थान के अगर हम देखें तो उसमें 51 वोट चाहिए थे, सब चीजें तय थी, आपके पास नंबर्स नहीं थे, तो अगर नहीं भी खड़ा किया जाता तो ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, ये पिछले 10 दिन में जो देखने को मिला, कम से कम ये सब नहीं होता, शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग भी होती। अशांत हुई क्यों नहीं, बाड़ेबंदी करनी पड़ी, उनको डर लगने सबको लगा, इकट्ठा किया, आप लोगों ने प्रशिक्षण भी दिया, फिर भी एक वोट रिजेक्ट हो गया। डर लगा, 10 दिन से राजस्थान सरकार रिजॉर्ट में, 7 स्टार रिजॉर्ट में खेल रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, गाने गा रहे हैं, उनका इसलिए कि डर लगा हुआ। मुख्यमंत्री जी, एसओजी उनके पास, सारी सरकारी संस्था उनके पास, ठीक है सुमित जी, एक मिनट, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। सुमित जी आप बात सुनिए, सुमित जी एक मिनट, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ नीरज डांगी जी जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद कैंडिडेट थे, आज जीत इन्होंने दर्ज की है। नीरज जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, और बधाई इसलिए भी कि लगातार बार चुनाव लड़ना, हार का मुंह देखना, हम अगर 3 विधानसभा चुनाव की बात करें और उसके बाद राज्यसभा की सीधे जीत मिलना, क्या महसूस इस वक्त कर रहे हैं? किस तरह की जिम्मेदारी अब आप अपने आप समझ रहे हैं जिसे निभानी है आने वाले वक्त में? मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बहुत बेहतरीन कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग कोविड पीरियड से गुजर रहे हैं, किस तरह से जो है कोरोना पर उन्होंने बेहतरीन प्रबंधन किया, ये
उसके लिए जो है यही कहना चाहूँ कि इन परिस्थितियों में जहाँ आर्थिक हालात राजस्थान के बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी। आने वाले समय में सदन में हम लोग जो है इस पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार से राजस्थान के विकास में हम लोग जो है अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकें। चलिए नीरज जी, लेकिन एक और बात है, अगर हम इन राज्यसभा चुनाव के पिछले 10 दिन के पूरे घटनाक्रम को देखें, खरीद फरोख्त के इल्जाम बीजेपी पर लगे और यही वजह रही है कि आप लोगों को होटल में सबको एक साथ रुकना पड़ा, विधायकों को एकजुट करना पड़ा और ये मुद्दा विपक्ष ने बनाया है। आपको क्या लगता है कि अब क्या सब कुछ सामान्य रहेगा? क्योंकि ये भी कहा गया था कि 19 तारीख के बाद भी हम अलर्ट हैं, महेश जोशी जी ने कहा था। क्या सरकार को गिराने या कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश विपक्ष कर सकता है, या अब आपको लगता है कि सब सामान्य रहेगा प्रदेश में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को गिराने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। जिस प्रकार से नाकामयाबी इनको इसमें मिली है, इन्होंने चौथा उम्मीदवार उतार करके ये दर्शा दिया कि इनके पास जब अल्पमत था, विधायक का आंकड़ा नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने चौथा कैंडिडेट उतारा, तो ये इस बात को दर्शाता है कि इनकी जो पूरे देश भर में जिस तरह से खरीद फरोख्त की नीति चल रही है, उस नीति में, उस गलत मंसूबे में ये लोग नाकामयाब रहे हैं। यहाँ कांग्रेस एकजुट है पूरी तरीके से और एकजुटता का परिचय आज देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी का एक वोट क्रॉस हुआ है, ये इस बात को दर्शाता कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति विदिन उनके विधायकों में किस तरह की है। नीरज जी, एक वोट निरस्त हुआ, लेकिन आपको पता है मध्य प्रदेश में भी 2 वोट रिजेक्ट हुए और वो दोनों भी बीजेपी के ही थे। अब इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? यहाँ अगर हम राजस्थान में एक वोट, जो कि कोशिश ये की जा रही थी कि कांग्रेस के वोट रिजेक्ट हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कुछ विधायक नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, बार बार ये कहा जा रहा था कि आप लोगों में गतिरोध है, यानी धड़े बटे हुए अलग अलग। माना जाए कि इस परिणामों के बाद विपक्ष को जवाब मिल गया है? डेफिनेटली राजस्थान की कांग्रेस में किसी तरह का गतिरोध नहीं था, कोई अंतर्कलह नहीं थी। एकजुटता का परिचय कांग्रेस के तमाम विधायकों ने, और जो समर्थन के अंदर जो है इंडिपेंडेंट और दूसरी पार्टियों के विधायक थे, सभी ने एकजुटता का परिचय दिया है। ये इस बात को दर्शाता कि बहुत मजबूती के साथ में कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में काम कर रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक वोट क्रॉस हुआ है, ये अब उनको जो है सोचना होगा, उनको मंथन करना होगा कि वो किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, धरातल पे उनकी स्थिति क्या है। बिल्कुल नीरज जी, विचारधारा की बात आती है दोनों पार्टियों की। जब कांग्रेस पर सवाल विपक्ष उठाता है तो बीजेपी का कहना है कि हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी जब अनाउंसमेंट हुआ आप लोग की जीत को लेकर, मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने एक बात कही विपक्ष के लिए कि बीजेपी दलित विरोधी है, और यही इसी मंशा के साथ उन्होंने चौथा कैंडिडेट उतारा ताकि हराया जा सके दूसरे कैंडिडेट को, यानी आपको। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये चीजें थी, ये मंशा रही है? इसमें निश्चित रूप से ये जगजाहिर था। भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि कांग्रेस की प्रथम वरीयता बहुत हमारे सीनियर लीडर, संगठन के महासचिव राष्ट्र के वेणुगोपाल जी को मिलेगी। दूसरी वरीयता जब मुझे मिलनी थी तो चौथा उम्मीदवार उन्होंने उतार करके ये दर्शा दिया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये दलित विरोधी हैं। मुझे रोकने की कोशिश करी, प्रलोभन इन्होंने कई विधायकों को दिए, पैसे की खरीद फरोख्त की, हॉर्स ट्रेडिंग की इन्होंने कोशिश करी, जिसमें वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुए। मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि हमेशा राजस्थान में ट्रेंड रहा है कि ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनती है, एक बार कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनती है तो दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की बनती है। आने वाले समय में इनका जो ये दलित विरोधी मुखौटा है ये जनता के सामने आ गया है। जनता इनको जवाब दे करके वापस से आने वाले समय में भी पुनः कांग्रेस की सरकार को काबिज करेगी राजस्थान में, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भुगतना होगा। बिल्कुल, लेकिन नीरज जी अब क्योंकि परिणाम भी सामने आ चुके हैं, कि लंबी कह सकते हैं कि जर्नी रही है आपकी भी, जिस तरह से पॉलिटिक्स में आने के साथ ही कई चुनाव जीत, हार का भी मुंह देखना पड़ा, इसके बाद भी अलग अलग जिम्मेदारियों को आपने पार्टी में निभाया और अब राज्यसभा में जीत दर्ज की है। लेकिन जब राज्यसभा में नामों को लेकर चर्चा हो रही थी उस वक्त भी बड़ा गतिरोध बन रहा था। जब आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तब उस वक्त क्या उम्मीद थी कि नहीं सब कुछ समान है, क्योंकि नंबर्स हमारे पास हैं, नाम फाइनल हुआ है तो जीत भी मिलेगी? क्या उस वक्त भरोसा था आपको? देखिए, मैं समझता हूं कि जब नामों पर विचार होता है तो बहुत महत्वपूर्ण जो लोग हैं संगठन में काम करने वाले, उन लोगों के ऊपर विचार चलता है। निर्णय अंतिम आलाकमान को करना होता है,
आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे शीर्ष के जो नेता हैं, हमारे इंचार्ज हैं राजस्थान के अविनाश पांडे जी, उन तमाम लोगों को ये निर्णय लेना था। और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का मंथन करने के बाद में निर्णय सामने आता है। लंबे समय से युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैंने बेहतरीन कार्य किया, ग्रास रूट से जुड़ करके संगठन को मजबूती के साथ में, वफादारी के साथ में जो मैंने काम किया, हारने के बाद भी जो लगातार मैंने सक्रियता रखी संगठन में और निचले स्तर पर ग्रास रूट पे, उन तमाम चीज़ों को समायोजित करके मेरे पिता की जो भूमिका रही लंबे समय से कांग्रेस के लिए, उन तमाम चीज़ों को समायोजित करते हुए जो है पार्टी ने निर्णय लिया। उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जब पार्टी निर्णय लेती है, सक्रियता जब रखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कार्यकर्ताओं के लिए संदेश होगा कि लगातार पार्टी के लिए वर्क करने वाले को निश्चित रूप से पार्टी आने वाले समय में रिवार्ड देती है। बिल्कुल। और आपका नाम सामने आना भी एक तरह से आपके लिए अवार्ड भी है, और इसलिए कहते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। और शायद यही वजह है कि आपका नाम आया और आपने जीत भी दर्ज की है। चलिए नीरज जी बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि हमारे दूसरे गेस्ट भी है, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुमित गोदारा जी, देखिए एक ही बात सामने आ रही, चौथा कैंडिडेट नहीं होता तो शायद इतना कुछ नहीं होता, और मुख्यमंत्री भी कह रहे कि दलित विरोधी नीति है। एक तरफ तो सभी को साथ लेकर चलने की बात की जाती है, दूसरी तरफ इन समीकरणों पर भी ध्यान दिया जाता है, कुछ पर फोकस किया जाता है, ये बार बार बीजेपी के लिए कहा जाता है। मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सदैव ये नीति रही है कि देश को जाति वर्गों में बांटकर राजनीति करने का। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, और ये इनकी हताशा है कि ये जाति का नाम लेकर हर बार ये बात आगे रखते हैं। क्यों आप बात रख रहे हो, कार्यकर्ता की बात रखो, सभी बराबर हैं, सदैव बराबर हैं, और भारतीय जनता पार्टी हर को अवसर देती है, इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। हमें इस बात का हमें फेवर बात रखने का पक्ष की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, इस चुनाव से क्या उम्मीदवार क्यों खड़ा किया, अशोक गहलोत जी को और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ को यही परेशानी है क्योंकि उनकी पोल सामने आ गई। वरिष्ठ मंत्री नाराज हुए क्योंकि उन पर अविश्वास किया गया है, विधायक नाराज हुए हैं, उन पर अविश्वास किया गया है, और देखो पुलिस के द्वारा फोन टैप किए जा रहे हैं, एसओजी के द्वारा उन पर नजर, उनको गुस्सा है कि हम साबित हो गया, क्यों ये बात नाराजी नहीं है, आज साबित हो गया। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है सुमित गोदारा जी, सीपीएम के 2 विधायक हैं, एक विधायक आए नहीं आपके वोट देने, ये भी जवाब दो, क्यों नहीं आए वो आपके साथ? अरे अब ऐसी बातें करेंगे सर तो आपका भी एक वोट रिजेक्ट हो गया, उस पर भी जवाब दीजिए कि क्यों। लेकिन सुनिए, लेकिन एक बात है, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि उनका वोट रिजेक्ट हुआ, या जो नंबर्स की भी बात कही जा रही थी, लेकिन टीकाराम जूली जी, नाराजगी को लेकर बहुत फोकस किया जा रहा है। एक उदाहरण रमेश मीणा जी का दिया जाता है, मंत्री हैं लेकिन उनकी नाराजगी है कि उनके डिपार्टमेंट में कोई सुनता नहीं है, उनके काम नहीं होते हैं, ये चीजें बार बार आई। और यही वजह थी कि पहले तो उन्होंने दूरी बनाकर रखी, फिर वो वहां पहुंचे भी, आज भी जब सब बसों से एक साथ गए तो वो अलग से अपनी गाड़ी से पहुंचे विधानसभा। क्या नाराजगी अभी भी है या अब सब नाराजगी दूर हो चुकी है? टीकाराम जी। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, उनके कुछ बातें थी वो डिस्कस हो गई, उसमें किसी प्रकार कोई बात नहीं। देखिए नाराजगी अगर कोई होती तो आज वोट में पता चल जाता कि कौन नाराज है। सब लोग एकजुट हैं, सहमत हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा श्वेता जी, कि आज जैसे समय में आप कोरोना जब चल रहा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, ऐसे समय में अगर हम लोग होटलों में रह रहे हैं तो ये कोई आम बात नहीं है। बहुत बड़ी साजिश इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी रच रही थी, जिसकी वजह से आज ऐसे समय में हमें जाना पड़ा है। कोई 5 स्टार कोई स्टार वाली बात नहीं थी, सब लोग एक परिवार की तरह नॉर्मल रूप में वहां पे रहे। और मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे विधायक, सारे मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कोरोना के समय में सब लोगों ने काम किया है, अपने अपने फील्ड के अंदर गए हैं, गांव के अंदर गए हैं, ढाणियों के अंदर गए हैं, और उसका नतीजा है कि आज राजस्थान ने पूरे देश के अंदर उदाहरण पेश किया है। मृत्यु दर सबसे कम है, ठीक होने की दर सबसे अधिक है, टेस्ट सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है। जी, ये आप लोग ये बिल्कुल कोविड को लेकर चीजें कह रहे हैं, विपक्ष से लेकर बार बार सवाल उठा रहा है कि इस पर कुछ काम नहीं किया गया, गंभीर सरकार नहीं रही। चलिए विपक्ष अपनी जिम्मेदारी और अपनी ड्यूटी भी निभा रहा है। लेकिन अर्चना जी, अब क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, आपसे एक अहम सवाल जरूर लेना चाहेंगे। एक वोट बीजेपी का रिजेक्ट हुआ है, और दूसरी तरफ पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा था कि अगर एक भी वोट रिजेक्ट होता है, कुछ भी गड़बड़ी होती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया जो सवाल कांग्रेस के ऊपर उठ रहे थे कि उनके वोट टूट सकते हैं, विधायक उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, वो बीजेपी में हुआ एक वोट रिजेक्ट? देखिए, जो आरोपी हम पर लगा रहे थे वो प्रतिबिंबित इन पर हुए हैं, तो इनको जांच भी करनी चाहिए। राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ है।
तो जितनी बातें ये जो विधायक महोदय बोल रहे हैं ये खुद रिफ्लेक्ट करें कि इनकी पार्टी में कितना बड़ा अंतरकल है, क्या इनके नेतृत्व की प्रदेश में स्वीकार्यता है, और क्या वो मंसूबे जो केंद्र से यहाँ रिफ्लेक्ट हुए या यहाँ पर पेनिट्रेट हुए उनको ये कामयाब बना सके। तो ये सारी चीज़ें लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करना, इसका मखौल उड़ाना, संस्थाओं को कमतर बनाना, ये नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है। लेकिन यहाँ राजस्थान में हमारे नेतृत्व की मजबूती ने साबित किया है कि लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांग्रेस एकमुखी है। इनके सारे आरोप गलत है। हाँ, ये बात सही है कि हर जगह पोचिंग करते हैं, धन बल का बाहुबल का उपयोग करते हैं, लेकिन चलिए अब जिसने जो भी कोशिश की हो, चाहे अब विधायकों को अपने साथ मिलाने की या फिर अपने विधायकों को बचाने की, कामयाब होती नजर आई। जरूर हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक था जो कामयाब भी रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जीत मिल चुकी है, 2 सीट कांग्रेस को तो 1 सीट बीजेपी ने जीत ली है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।